जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमार मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलजुरी वंश के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि कलजुरी वंश की उत्पत्ति कब और किन परिस्थितियों में हुई है। तो दोस्तों क्या होता है कि 5वीं-6वीं शताब्दी के समय जब संपूर्ण भारतीय गुप्त राजवंश की शक्ति क्षीण होने लगी, तब दोस्तों इन परिस्थितियों में जो है संपूर्ण भारत में फैले गुप्तों के सामंतों ने जो है स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों 5वीं-6वीं शताब्दी में यही परिस्थिति मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई और दोस्तों इन परिस्थितियों में जो है मध्य प्रदेश में एक उल्लेखनीय राजवंश का उदय हुआ जिसे हम कलजुरी राजवंश के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कलजुरी वंश की उत्पत्ति कब और किन परिस्थितियों में हुई। तो दोस्तों 5वीं-6वीं शताब्दी के समय अखिल भारतीय गुप्त राजवंश की शक्ति क्षीण होने लगी, तब संपूर्ण भारत में फैले गुप्तों के सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों 5वीं-6वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी यही परिस्थितियां उत्पन्न हुई और दोस्तों इन्हीं परिस्थितियों में जो है मध्य प्रदेश में एक उल्लेखनीय राजवंश का उदय हुआ जिसे कलजुरी राजवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के प्राचीन इतिहास में कलजुरी नरेशों का स्थान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कलजुरी नरेशों ने भारत के उत्तर अथवा दक्षिण स्थित किसी न किसी प्रदेश पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया है। तो दोस्तों कलजुरी नरेशों ने भारत के उत्तर अथवा दक्षिण स्थित किसी न किसी प्रदेश पर लगभग 1200 वर्षों तक शासन किया है। और दोस्तों कलजुरी नरेशों ने यह शासन कब से कब तक किया है। तो दोस्तों कलजुरी नरेशों ने यह शासन 550 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक किया है। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में कलजुरी नरेशों का स्थान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सन 550 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1200 वर्ष की अवधि में कलजुरी नरेशों ने भारत के उत्तर अथवा दक्षिण स्थित किसी न किसी प्रदेश में शासन करते रहे। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कलजुरी किस कुल के थे। तो दोस्तों कलजुरी जो थे वे क्षत्रिय कुल के थे। तो दोस्तों इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि कलजुरी क्षत्रिय कुल के थे। तो दोस्तों इस बात की पुष्टि हमें कलजुरियों के अभिलेखों से होती है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि कलजुरियों के अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि उनका आदि पुरुष सहस्त्रार्जुन था। और दोस्तों सहस्त्रार्जुन किस कुल का था। तो दोस्तों सहस्त्रार्जुन जो था वह क्षत्रिय कुल का था। तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि कलजुरी जो थे वे क्षत्रिय कुल के थे। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कलजुरियों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उनका आदि पुरुष सहस्त्रार्जुन था जिसने रावण को परास्त किया था। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि कलजुरी क्षत्रिय थे। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है आदि पुरुष। तो दोस्तों आदि पुरुष का अर्थ क्या होता है दोस्तों आदि पुरुष का अर्थ होता है मूल पुरुष या पहला पुरुष। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी वंश का मूल शासक या पहला शासक जिससे उस वंश की शुरुआत होती है उसे आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कलजुरी राजवंश की कितनी शाखाएं थीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कलजुरी राजवंश की 2 शाखाएं थीं। एक तो है दोस्तों महिष्मती शाखा और दूसरी है त्रिपुरी शाखा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें महिष्मती शाखा की। तो दोस्तों कलजुरियों की पहली ज्ञात शाखा ने कहाँ पर शासन किया। तो दोस्तों कलजुरियों की पहली ज्ञात शाखा ने महिष्मती में शासन किया। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि महिष्मती का कलजुरी वंश अत्यंत प्राचीन था और दोस्तों महिष्मती के कलजुरी वंश ने अपना संवत जारी किया था जिसे दोस्तों हम कलजुरी संवत कहते हैं। और दोस्तों यह कब जारी किया था। तो दोस्तों यह 248 ईस्वी में जारी किया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि महिष्मती का कलजुरी वंश अत्यंत प्राचीन था। इन्होंने अपना कलजुरी संवत 248 ईस्वी में जारी किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कलजुरियों की पहली ज्ञात शाखा ने कहाँ पर शासन किया था या कहाँ पर राज करती थी। तो दोस्तों कलजुरियों की पहली ज्ञात शाखा महिष्मती में राज करती थी। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस शाखा के 3 प्रमुख राजाओं के नाम मिलते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहले राजा हैं कृष्णराज जिन्होंने लगभग 550 ईस्वी से 575 ईस्वी तक शासन किया। दूसरे राजा हैं दोस्तों शंकरगण जिन्होंने लगभग 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया। और दोस्तों तीसरे शासक हैं बुद्धराज जिन्होंने लगभग 600 ईस्वी से 620 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कलजुरियों की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो दोस्तों कलजुरियों की प्राचीन राजधानी महिष्मती थी। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों महिष्मती के कलजुरी वंश के प्रथम शासक की। तो दोस्तों महिष्मती के कलजुरी वंश का प्रथम शासक कृष्णराज है जिसका शासनकाल लगभग 550 से 575 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो चलिए आइए बात करते हैं कि
महिष्मति के कलचुरी वंश का ज्ञात पहला शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? कृष्णराज था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि महिष्मति के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? कृष्णराज था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि किसने महिष्मति को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों कृष्णराज ने महिष्मति को अपनी राजधानी बनाया था। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस वंश अर्थात महिष्मति के कलचुरी वंश के ज्ञात पहले शासक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? कृष्णराज थे। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इस वंश का वास्तविक संस्थापक कृष्णराज को ही माना जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि किसने महिष्मति को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों कृष्णराज ने महिष्मति को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कर्नाटक से प्राप्त कलचुरियों के अभिलेखों से हमें क्या ज्ञात होता है? तो दोस्तों कर्नाटक से प्राप्त कलचुरियों के अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि कृष्णराज ने मालवा, गुजरात, कोंकण, विदर्भ सहित विस्तृत क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कर्नाटक से प्राप्त कलचुरियों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कृष्णराज ने मालवा, गुजरात, कोंकण, विदर्भ सहित विस्तृत क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कृष्णराज के चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों कृष्णराज के चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कृष्णराज के इन चांदी के सिक्कों पर एक ओर राजा की आकृति है तो दूसरी ओर नंदी की आकृति है तथा दोस्तों इन सिक्कों पर ब्राह्मी अक्षर में परम परमेश्वर, माता, पितृ, पदानुध्यात श्री कृष्णराज अंकित मिला है। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि कृष्णराज के चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कृष्णराज के इन सिक्कों पर एक ओर राजा की आकृति है और दूसरी ओर नंदी की आकृति है तथा दोस्तों इन सिक्कों पर ब्राह्मी अक्षर में परम परमेश्वर, माता, पितृ, पदानुध्यात श्री कृष्णराज अंकित है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कृष्णराज के तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों कृष्णराज के तांबे के सिक्के विदर्भ व धारापुरी से मिले हैं तथा दोस्तों कृष्णराज के शीशे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों कृष्णराज के शीशे के सिक्के धारापुरी से मिले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कृष्णराज के तांबे के सिक्के विदर्भ व धारापुरी से तथा शीशे के सिक्के मात्र धारापुरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं दोस्तों महिष्मति के कलचुरी वंश के दूसरे शासक की। तो दोस्तों कृष्णराज के पश्चात कौन अगला शासक बनता है? तो दोस्तों कृष्णराज के पश्चात अगला शासक शंकरगण बनता है और दोस्तों शंकरगण का अधिपत्र नासिक जिले के अमोर से प्राप्त हुआ है और दोस्तों यह अधिपत्र किस विजयी शिविर से जारी किया गया था? तो दोस्तों यह अधिपत्र उज्जैन के विजयी शिविर से जारी किया गया था। तो आइए दोस्तों बात करें शंकरगढ़ की। तो दोस्तों शंकरगढ़ जो था महिष्मति के कलचुरी वंश का दूसरा शासक था। इसका शासनकाल 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों कृष्णराज के पश्चात शंकरगढ़ जो है अगला शासक बना। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों शंकरगढ़ का अधिपत्र नासिक जिले के अमोर से प्राप्त हुआ है जो उज्जैन के विजयी शिविर से जारी किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों बुद्धराज की, जो कि महिष्मति के कलचुरी वंश का तीसरा शासक और अंतिम शासक था जिसका शासनकाल लगभग 600 से 620 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों शंकरगढ़ के पश्चात बुद्धराज जो है महिष्मति के कलचुरी वंश का अगला शासक बना जो कि इस वंश का ज्ञात अंतिम शासक था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बुद्धराज के शासनकाल में बतनगर में भूमि दान के उद्देश्य से विदिशा से बड़नेर तक अनुदान जारी किया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि किसने बुद्धराज को पराजित कर महिष्मति पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों राजा मंगलेश ने बुद्धराज को पराजित कर महिष्मति पर अधिकार कर लिया था। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि शंकरगढ़ के पश्चात बुद्धराज अगला शासक बना जो कि इस वंश का ज्ञात अंतिम शासक था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बुद्धराज के शासनकाल में बतनगर में भूमि दान के उद्देश्य से विदिशा से बड़नेर तक अनुदान जारी किया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बुद्धराज को बादामी के चालुक्य शाखा के राजा मंगलेश ने पराजित कर महिष्मति पर अधिकार कर लिया था। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो है महिष्मति का कलचुरी वंश समाप्त हो जाता है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों एक अध्याय है विस्तृत चरित, और दोस्तों विस्तृत चरित जो है 10 कुमार चरित्र नामक ग्रंथ का अंतिम या फिर 8वां अध्याय है। और दोस्तों इस अध्याय में जो है कलचुरी राजवंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी
प्राप्त होती है। और दोस्तों विस्तृत चरित्र जो है किस ग्रंथ का अंतिम या फिर 8वां अध्याय है? तो दोस्तों विस्तृत चरित्र जो है दश कुमार चरित्र नामक ग्रंथ का अंतिम या फिर 8वां अध्याय है। और दोस्तों इस ग्रंथ की रचना किसने की है? तो दोस्तों इस ग्रंथ की रचना महाकवि दंडी ने की है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि महाकवि दंडी की विख्यात रचना दश कुमार चरित्र के अंतिम अध्याय या फिर 8वां अध्याय क्या है? तो दोस्तों इस 8वें अध्याय को विस्तृत चरित्र कहा जाता है। इसमें जो है दोस्तों कलचुरी राजवंश के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा महेश्मती के कलचुरी वंश के बारे में। अब दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में जो है हम त्रिपुरी के कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।